कुछ ऐसा मेरे पे दबाव बना कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत दिशा में कर रहे हो या सही दिशा में नहीं कर रहे हो। आप हमारे कहने पे चलो, जो हम कहेंगे वही आप करोगे। तो मैंने कहा ये मलवा ना तो पहले कभी किसी के कहने पर चला है और ना कभी चलेगा। जो मेरे को सही लगेगा वही मैं करूँगा। जो गलत होता है, गलत के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाते हैं। अगर ये चीज़ हमारे हित में आ रही है और हमें वो मिल नहीं रही है तो उसे छीनना कैसे। बामसेप में आने के बाद मुझे वो मिला। झंडा और डंडा हमेशा मेरे हाथ में वही रहेगा जो संघर्ष का था। चुनाव के समय हर एक व्यक्ति को जनता से लगाव रहता है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद खुद का राज सिंहासन है उससे उनको लगाव रहता है। मैं सुभाष चौबदार और आज हमारे साथ है समाज सेवी विजयपाल मलोवा। काफ़ी चर्चा में रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि ज़्यादा चर्चा में रहते हैं? आज जानेंगे उनसे उनके परिवार के बारे में, परिचय के बारे में और उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में या सामाजिक कैरियर के बारे में। वो क्या कहते हैं, आज जो राजनीतिक समीकरण चल रहा है उसमें उनकी क्या राय है और वो किसको समर्थन करते हैं, वो भी हम जान। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने ऑफिस में बुलाया और अपने चैनल के माध्यम से आप मेरे को आज लोगों से, जनता से रूबरू करवा रहे हो। और सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो मैं आज धनतेरस के पावन अवसर की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और आपको भी, आपके चैनल को भी, सभी परिवार को भी। विजयपाल मलोवा एक वो नाम जो काफ़ी चर्चा में रहता है। सोचने का विषय ये है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से आकर अचानक समाज सेवा की ये परिपाटी कैसे बढ़ी, क्या विचार मन में है? देखो, राजनीतिक तो वो लोग करते हैं जिनको सत्ता हासिल करनी है, सत्ता हासिल कर कर अपना नाम ऊंचा करना है। और राजनीतिक शब्द ही ऐसा है कि राज करो, बाकी जनता से उन्हें इतना लगाव नहीं रहता है। जब जनता से लगाव उस समय रहता है जब वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के समय हर एक व्यक्ति को जनता से लगाव रहता है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद खुद का राज सिंहासन है उससे उनको लगाव रहता है। और समाज सेवा एक ऐसा शब्द है जिसे समाज के बीच जुड़े रहने का एक मौका मिलता है, एक बहाना मिलता है, और लोगों की सेवा करने का मन भी बना रहता है। तो मैंने अपने कैरियर में सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो शुरुआत मैं शायद कक्षा 11 में पढ़ता था। उस टाइम पे 11वीं कक्षा में मैं जब था तब मैंने सबसे पहले शुरुआत शिवसेना से की थी। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि राजनीति क्या होती है और समाज सेवा क्या होती है। एक दो लोगों ने मुझे पकड़ा और पकड़कर ले गए, कहा कि चलो आज हम आपको मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं, अखबार में दिखाते हैं। छोटा सा लड़का था उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था, खुशी के मारे में भी चला गया कि मेरा भी नाम अखबार में आने वाला है, ये सोचकर चला गया। और जब मैं गया तब मेरा नाम अखबार में आ गया। दूसरे दिन पे मैंने अखबार देखा, मेरा जो मन था वो एकदम खुशी के मारे समा नहीं रहा था कि यार आज मैं पहली बार अखबार में आया हूँ। क्योंकि वो व्यक्ति जब कोई अखबार में आता है, उसका नाम न्यूज़ में आता है, तो सर्वप्रथम खुशी होती है उसको। तो वही खुशी मैंने जाहिर की और फिर धीरे धीरे मैंने शिवसेना का सहारा लिया। और सहारा लेकर फिर मैंने मेरे को मेरा जो काम था, मेरे काम देखकर जो पदाधिकारी थे, पदाधिकारियों ने मुझे तहसील का उपाध्यक्ष बना दिया था। नौलगढ़ तहसील का उपाध्यक्ष बना दिया। और उपाध्यक्ष बनाने के बाद मेरा एक कुछ काम था ज़मीनी विवाद का, गांव से संबंधित था वो। और उस ज़मीनी विवाद में कोई अतिक्रमण का काम था, तो मैंने उस काम को संभाला। मेरे को ये लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को शिवसेना को तहसील अध्यक्ष बना रखा, तो मेरे में कुछ काबिलियत है, इसलिए तो उन्होंने मेरे को ये बनाया है। तब मैंने वो हाथ में लिया। तब जैसे ग्राम पंचायत से स्टार्ट करते हैं अपन, छोटी सी चीज़, ग्राम पंचायत से स्टार्ट करते हैं। तो ग्राम पंचायत पर वो मेरा काम हुआ नहीं। तहसील स्तर पर आया, तहसील स्तर पर भी नहीं हुआ। जिला स्तर पर गया, जिला स्तर पर भी नहीं हुआ। मैंने जहाँ जहाँ वो मतलब कि काम करने की कोशिश की, वहाँ मेरे आगे मतलब कोई ना कोई अधिकारी मेरे सपोर्ट में नहीं था या मेरे खिलाफ हो गया। जो भी प्रशासनिक जो लोग थे उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। फिर मेरे को ऐसा लगा कि आज उस टाइम पर जब सरकार थी वो बीजेपी की थी और मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा जी थी। तब अपने यहाँ शेखावाटी कॉलेज है डुंडलौद में, उसमें मुख्यमंत्री जी आई हुई थी।
और मुख्यमंत्री जी जब आई थी तो मैंने सोचा कि आज चलो मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। मैंने साहस दिखाया और मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने गया। जब मैं उस सभा के अंदर था तो सभी का मतलब कि नंबर आ रहा था कि अब उससे माइक दिया जाए, अब इसे माइक दिया जाए, और वो अपनी जो पीड़ा है वो बताएगा, और पीड़ा बताएगा तो मैं उसका जो निस्तारण है वो तुरंत का तुरंत वहाँ हो रहा था। उस टाइम पे सांसद अपने संतोष जी अलाव थे, और वहाँ पर मतलब कि पहली बार मैं गया और जाकर मैंने अपनी आंखों से मुख्यमंत्री को देखा, वसुंधरा जी को। तो मेरे को ये खुशी हुई कि आज मैंने मुख्यमंत्री जी को देखा है और आज मैं उनसे मिल रहा हूँ। जब मैंने प्रयास किया कि मेरा भी नंबर आना चाहिए, मैं जनसंवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, तब वहाँ पर मेरा नंबर नहीं आया। और थोड़ा हल्का सा वो सर्दियों का टाइम था, रात को, तो मैं कोट पहन रखा था। कोट फिर मेरा वो नंबर नहीं आया। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, वहाँ पर गुस्सा आ गया तो मैंने कोट निकाल कर और वो फेंका। वसुंधरा जी की जो नज़र थी वो मेरे ऊपर पड़ी। वसुंधरा जी ने कहा, भैया पहले उस भैया को माइक दीजिए, और वो भैया कुछ कहना चाहते हैं। मेरे से रूबरू हुई वसुंधरा जी, उन्होंने कहा, हाँ भैया बताओ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा मैं इस पद पर हूँ। वसुंधरा जी ने मेरी तारीफ की, वाह क्या बात है, क्या बात है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने उनको एक काम बताया और वो काम मेरा हो गया। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं कुछ करने के लायक हूँ, समाज के बीच में समाज सेवा करने के लायक या राजनीति करने के लायक मेरे अंदर एक हौसला है। मतलब आपको एक दिशा मिली वहाँ से। और वहाँ से जब दिशा मिली तब फिर देखो धीरे धीरे आदमी के अंदर विचार परिवर्तन वो होते रहते हैं। वहाँ से मैंने छोड़कर बामसेप ज्वाइन की। बामसेप एक वो संगठन है जो विचारधारा का संगठन बना रहता है। बामसेप में मैंने बाबा साहेब को पढ़ा और महापुरुषों को पढ़ा। वहीं से फिर मैंने एक नया संघर्ष, पहले जब मैं जिस शिवसेना में था तो मतलब कि मेरे को बोलने का जज्बा मिला। फिर जब मैं बामसेप के अंदर आया तो मुझे कानून का सहारा मिला कि कानून का सहारा कैसे लेते हैं, जो गलत होता है गलत के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाते हैं, अगर ये चीज़ हमारे हित में आ रही है और हमें वो मिल नहीं रही है तो उसे छीनना कैसे। बामसेप में आने के बाद मुझे वो मिला। फिर धीरे धीरे संगठन में परिवर्तन होता गया। मैं भीम आर्मी में भी गया था। भीम आर्मी में भी मैंने संघर्ष किया, मुकदमे भी खाए हैं, और धीरे धीरे संगठन के प्रति मतलब कि भीम आर्मी में रहते हुए आप काफ़ी चर्चित हस्ती के रूप में पॉपुलर हुए थे। बिल्कुल। भीम आर्मी में मैं जब था तो आज भी मैं बताऊं कि जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनके संघर्ष से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखता हूं मैं। कि जब मैं भीम आर्मी में था, भीम आर्मी में गया तो फिर मैंने ये चीज़ बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दी कि अगर समाज के बीच में अगर मैं कोई भी मैं मामला उठा रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ या किसी की मदद कर रहा हूँ, तो एक मुकदमा भी लग जाए तो उससे मेरे को कोई परवाह नहीं। एक लगे चाहे 2 लगे 3 लगे। वहाँ मैं गया तब उसके बाद मेरा ये सारा का सारा डर निकल गया कि अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा लगे तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन सही है। और अब तक मैंने इस समाज सेवा के अंदर लोगों की मदद करते हुए 6 मुकदमे खाए। मुकदमों की बात आती है तो आज की तारीख में ऐसा कोई राजनेता नहीं है जिसमें मुकदमे ना हो। क्या आपने भी वही सोचा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मेरे को सर्वप्रथम जब मेरे पे मुकदमा लगा तब मैं सच बताऊं तो मैं अपना गांव छोड़कर भाग गया था। इतना डर था, अगर कोई एक पुलिस की गाड़ी आ जाती नज़दीक तो उससे डर कर मैं भाग जाता हूँ। फिर धीरे धीरे मेरे को लोगों ने मोटिवेट किया, लोगों ने मेरे को बताया कि तेरे अंदर ये काबिलियत है, तू ये सब कुछ कर सकता है। और फिर मेरे को हर जगह से प्रशासनिक अधिकारियों का भी सपोर्ट मिला है। और धीरे धीरे जैसे मतलब कि हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो शिक्षा का हो और संघर्ष का हो या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारियों का हो या फिर कानून का हो, मुझे हर जगह जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मेरे को सपोर्ट मिला है और वहाँ मेरी उन लोगों ने मदद की है। राजनीति में कदम दर कदम बढ़ते हुए अचानक समाज सेवा की तरफ आपका रुख कैसे? देखो, समाज सेवा की तरफ आने का मकसद ये था कि पता नहीं मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं किसी गद्दी पर बैठकर राज करूं या ना करूं, वो तो एक जनता का रुख होता है,
जनता जिसे चाहती है उसे बनाती है और उसे बिगाड़ती है। लेकिन समाज सेवा का मेरा मेन मकसद ये था, जो नेतागिरी जो लोग करते हैं वो गाड़ियों में चलते हैं और अपनी सीट को कवर करते हैं, और समाज सेवा का जब अगर मैं उद्देश्य लेकर चला, समाज सेवा का ये था कि जहाँ लोग जहाँ जो गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनके लिए मैंने एक शब्द निकाला था, जिसका कोई नहीं उसका मलवा है, और उसके लिए मैं खड़ा भी रहा हूँ। अगर बात करें अपन नौलगढ़ की समाज सेवा की, साथ में राजनीतिक भी होती रही है उसमें और समाज सेवा भी होती है। जैसे आज नौलगढ़ के अंदर जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में कोरोना टाइम था, उस टाइम पर डेंगू भी चला था। डेंगू के टाइम पर जब प्लेटलेट किसी की गिर जाती है तो उसमें एक सीबीसी जांच होती है। वो सीबीसी जांच हर एक व्यक्ति को बाहर से करवानी पड़ती थी, लगभग वो 180 या 200 रुपये में होती है वो जांच। तब मेरे को वहाँ एक दर्द महसूस हुआ लोगों का, गरीब लोगों का, कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कौन लोग आते हैं, उनमें वो लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, और जो लोग गरीब होते हैं वही लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है वो भी सरकारी अस्पताल में आकर बाहर से इलाज करवाए। एक बहुत बड़ा दर्द झलका, और वहीं से मैंने एसडीएम साहब को और वहाँ पीएमओ साहब को और मुख्यमंत्री साहब को तुरंत मैंने लिखित में दी कि 15 दिनों के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर, 15 दिनों से 1 महीने के अंदर यहाँ पर सीबीसी मशीन लगनी चाहिए। अगर नहीं लगी तो मैं अनिश्चितकालीन धरना देकर यहाँ पर बैठ जाऊँगा। विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने वहाँ पर तुरंत ही मतलब कुछ घंटे बाद ही हॉस्पिटल की मीटिंग ली, और मीटिंग लेने के बाद उन्होंने 2 तो सीबीसी मशीन दी और 1-2 मशीन और दी साथ में। शायद वो उस टाइम पे 13 या 15 लाख रुपए उन्होंने स्वीकृत किए थे। उनके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने एक आवाज़ उठाई और आवाज़ के साथ साथ उन्होंने वो 2 सीबीसी मशीन लगाई। उसके बाद अपन बात करें इसी अस्पताल की, इस अस्पताल में एक सबसे बड़ी और समस्या सामने आ रही थी सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी की वहाँ पर मशीन नहीं थी, हर एक व्यक्ति को बाहर से सोनोग्राफी करवानी पड़ती थी। उसका 700 या 800 रुपये चार्ज होता है, और गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पताल में आकर अगर बाहर से 700-800 रुपये खर्च कर वो करवाते हैं तो एक अच्छी बात है। फिर मैंने दोबारा एक पहल, लेकिन सोनोग्राफी मशीन की बात आती है तो अभी भी लोग कहते हैं वहाँ पर मशीन तो है लेकिन सोनोग्राफी नहीं की जाती। वो ये है कि सोनोग्राफी मशीन वो लगा दी गई है एमएलए साहब द्वारा यहाँ पर, और जो डॉक्टर की व्यवस्था है, डॉक्टर यहाँ पर मिला नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर वो डॉक्टर भी लगे, ताकि लोगों को 600-700 रुपये ये न लगाने पड़े। हाँ, एक चीज़ ये भी है, आप बोल रहे हो कि सोनोग्राफी हो नहीं रही है, सोनोग्राफी हो रही है वहाँ पर, लेकिन बहुत कम हो रही है सोनोग्राफी। डॉक्टरों की बात करते हैं तो डॉक्टर जो चिकित्सा सेवा देनी चाहिए थी वो लोग ज़्यादातर राजनीतिक मंच पर ही नजर आते हैं। ये सब एक विवादों में चल रहा है। देखो, विवादों की बात ऐसी है, वो डॉक्टर हैं यहाँ के, और डॉक्टर को अपने एक भगवान कह सकते हैं। जब भी अब जैसे मतलब कि वहाँ पर 2 प्रोग्राम हुए थे, एक तरफ तो एमएलए साहब को भी बुलाया गया था और दूसरी तरफ इधर बीजेपी वाले को भी बुलाया गया था। वो तो दोनों मंचों पर सामने आए, उनको आमंत्रित तो करो। आप कहने का मतलब है कि डॉक्टर का काम होता है चिकित्सा करना, डॉक्टर अस्पताल की बजाय राजनीतिक मंचों पे ज़्यादा नजर आते हैं। राजनीतिक मंचों पर नज़र आते हैं। देखो, राजनीतिक मंच एक अलग बात है। अब जैसे मैं हूँ, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मेरी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सीधा बताऊँ तो। लेकिन अगर कोई मेरे को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला रहा है तो मेरा फर्ज बनता है वहाँ जाने का। वो राजनीतिक मंच तो लोग बना देते हैं। अब जैसे मतलब कोई किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं, पीएससी का उद्घाटन कर रहे हैं, या किसी सामुदायिक भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें उनको बुला लिया गया विशिष्ट अतिथि के रूप में, और मुख्य अतिथि कोई राजनेता आ गया। तो मतलब उद्घाटन किस चीज़ का, वो ध्यान में दो। ये ध्यान में मत दो कि वहाँ पर मुख्य अतिथि कौन है। जो मुख्य अतिथि होता है, चाहे एमएलए हो, सांसद हो, बस उनको टारगेट कर लिया जाता है कि ये प्रोग्राम राजनीतिक हो गया। अचानक भीम आर्मी से त्याग पत्र देने का क्या कारण था? वो देखो, संगठन के प्रति ही या संगठन में रहते हुए कुछ ऐसा मेरे पे दबाव बना कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत दिशा में कर रहे हो या सही दिशा में नहीं कर रहे हो, आप हमारे कहने पे चलो, जो हम कहेंगे वही आप करोगे। तो मैंने कहा, ये मलवा ना तो पहले कभी किसी के कहने पर चला है और ना कभी चलेगा। जो मेरे को सही लगेगा वही मैं करूँगा। तब मैंने तुरंत प्रभाव से, ना किसी से पूछा, ना मैंने किसी की कोई शिकायत की, तुरंत प्रभाव से मैंने भीम आर्मी से इस्तीफा दे दिया।
और आज बात करें चुनाव के अंदर, चुनाव में भीम आर्मी भी मैदान में है और बीएसपी भी मैदान में है। मामला ये है, लेकिन अभी जैसे ही चुनावी मैदान बनता है आप विधायक के पाले में जाके बैठ जाते हैं, इसका क्या है? नहीं देखो ये मतलब पहली बार हो रहा है कि अभी तक तो देखो मैं किसी की तरफ में गया नहीं, और पिछली बार की बात रही तो पिछली बार मैं बीएसपी के साथ था, खुला मैंने समर्थन किया था। और इस बार की बात है, विधायक साहब ने, देखो मैं बताऊं आपको, अभी तक मैं गया नहीं, लेकिन बात रही एमएलए ने मेरे को देखो गांव के अंदर एक तो सीवरेज का काम दिया है, जो 20 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की राशि उसमें दी है और वो काम चल रहा है। मैंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था डूमरा का सीवरेज पाइपलाइन का। वो सीवरेज तो बाद में दी है, लेकिन देलसर रोड पर एक पानी भरता था बरसात। सीवरेज की अगर बात करें तो नवलगढ़ में सीवरेज कई सालों से विवादों में है, अभी तक भी पूर्ण नहीं है काम। देखो जगह जगह जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सबसे पहले काम होता है, ज़रूरत के हिसाब से काम होता है। अब बात कही कि पानी इकट्ठा हो गया, इधर दीवार हो गई, इधर दीवार हो गई, बीच में सड़क है, अब पानी तो इकट्ठा हो गई ना, वहाँ नालियाँ है नहीं। और बात रही सीवरेज की, तो सीवरेज में देखो कहीं ना कहीं मतलब कि सफाई के कारण वो अटक जाता है पानी और फिर पानी बाहर आ जाता है। लेकिन जब अपन इनको बताते हैं नगर पालिका में बताने के बाद तो मतलब काम तो वापस हो ही जाते हैं। पानी की सफाई होती है, दूसरे दिन हो जाती है, सेम दिन ही होती है, दूसरे दिन तो होती है। और बात रही सीवरेज की, तो मैंने गांव के अंदर, डूमरा में गांव के अंदर कोई सोच नहीं सकता था कि सीवरेज पाइपलाइन आ जाएगी। वहाँ पर आज सीवरेज का काम चल रहा है। देलसर सड़क पर जो पानी भरता था डूमरा में, एक वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय था। जो भी व्यक्ति वहाँ से निकलता था वो उस या तो ग्राम पंचायत को गालियाँ निकालता था या फिर विधायक को। जबकि बात बताऊँ मैं, वहाँ पर पहले एक जनरेटर रखवाया था मैंने, वहाँ पर विरोध, सबसे पहले मैंने विरोध किया था उस चीज़ का, तो सरपंच ने वहाँ पर एक जनरेटर रखवा दिया। फिर जैसे 1-2 साल निकल गए, 1-2 साल में मतलब वो काम हुआ नहीं, सरपंच ने वो जनरेटर उठवा कर वो भी अलग फेंकवा दिया, अपनी जगह ले गया, घर ले गया। और बात रही अब, मतलब सबसे पहले वो काम होता है ग्राम पंचायत का, जहाँ गांव के अंदर पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, वो काम करे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ने काम नहीं किया तो मैंने विधायक का विरोध किया। आपने भी देखा है, मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा भाई तू मेरा विरोध क्यों कर रहा है। मैंने कहा विधायक साहब मैं आपका विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि आप गाँव में कोई विकास नहीं करो। उन्होंने कहा चल मैं विकास कराऊँगा। आज सीवरेज बन रहा है, पीएचसी चालू हो रही है गाँव के अंदर, जगह जगह उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है। मेरे समाज का एक सामुदायिक भवन है, उसमें 10 लाख रुपए उन्होंने पहले दे दिए थे, सामुदायिक भवन बनकर तैयार हो चुका है। और 15 लाख रुपए अब उनसे मैंने और लिए हैं, जो काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। विधायक जी ने आपको कितने दिए? देखो चर्चा का विषय रहता है, जिस पार्टी की तरफ चले जाएं लोग कहते हैं कि क्या दे दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा काम है, मेरा उद्देश्य है समाज सेवा का, और जहाँ समाज की सेवा होती है, जहाँ लोगों की सेवा होती है, उनसे ही मतलब कि मेरी आत्मा को ये शांति होती है कि हाँ मैंने उनके लिए कुछ किया। मेरे लिए सबसे बड़ा धन यही है कि समाज की सेवा हो रही है। मेरे को विधायक साहब ने ये काम दिए हैं कि मतलब 5 साल में गांव का सरपंच कोई विकास नहीं करवाया, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। सरपंच विधायक के खिलाफ था, इसलिए गांव में विकास नहीं हुआ। ना तो सरपंच ने अपने कोटे से करवाया, और एमएलए साहब ने मतलब कि एमएलए साहब करवाना चाहते थे काम। गांव के अंदर पाइपलाइन पड़ रही थी, उस पाइपलाइन को रोक दिया गया। पानी की पाइपलाइन पड़ रही थी, पाइपलाइन को रोक दिया गया। और उसके बाद 2 टंकियाँ हैं वो पास हुई थी, जलदाय विभाग से बड़ी जो टंकियाँ थी वो पास हुई है। एमएलए साहब ने अपना प्रयास कर वो केंद्र सरकार से लेकर आए। लेकिन बात रही कि वहाँ का जो सरपंच है उसकी एनओसी नहीं दी अभी तक। बाकी हर गांव के अंदर टंकियाँ बनकर तैयार हैं, आपको पता दो। अभी जो राजनीतिक चल रहा है उसमें लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की बराबर की टक्कर चल रही है, आपको क्या लगता है? देखो ऐसा है कि एक ये माहौल बनाया जा रहा है। जो राजकुमार शर्मा के जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर, आपको बता दूं मैं। जब वो अटैक करेंगे, साइलेंट वोटर जब अटैक करेंगे तो विरोधी है कि जो आज जो विरोधी हैं वो जो चर्चा में आ रहे हैं वो साइलेंट हो जाएंगे, अपने आप खुद साइलेंट हो जाएंगे। बात रही राजकुमार ने, देखो मैं राजकुमार का घोर विरोधी था, आपको पता है। आपने जगह जगह मेरे को दिखाया भी है, जगह जगह मेरी खूब न्यूज़ चलाई है, लेकिन मैं राजकुमार के समर्थन में आज जा नहीं रहा हूँ।
बल्कि मेरा मन कर रहा है, अभी तक गया नहीं, लेकिन शायद हो सकता है मैं जा सकता हूँ। और लगभग मेरा यही है, क्योंकि मतलब राजकुमार की तरफ क्यों जाना, ये आपको मैं बताऊँ। राजकुमार वो शख्स है, चाहे आप उसका कितना भी विरोध कर लो, कितनी भी गालियाँ निकाल दो, कितने भी पुतले जला दो, राजकुमार कभी अपनी बदले की भावना से बदले की भावना से नज़र से नहीं देखेगा, बदला लेने की भावना से बिल्कुल भी नहीं देखेगा। वो शख्स है, आप 2 या 3 बार 4 बार विधायक से मिल लो, अगली बार जाओगे तो आपके नाम से पुकारेंगे, आओ सुभा जी। फिर क्या वजह है कि लोग कहते हैं कि नवलगढ़ में गुंडागर्दी बढ़ गई है, डर का माहौल है, लोग डरते हैं कहने से, इसका क्या वजह है? देखो, आपको पता है 4.5 साल हो गई है मैंने राजकुमार जी का खुला विरोध किया, एकदम खुला। 1-2 जगह मैंने गहलोत जी के पुतले भी जलाए थे उस टाइम पर, खुला विरोध किया, खुला जहाँ जहाँ मेरे को मौका मिला वैसे इनके खिलाफ मैं बोला भी। लेकिन मेरे को तो कभी ये नहीं लगा कि गुंडागर्दी हो रही है, खुली हो रही है। मेरे को आज तक कोई धमकी नहीं मिली, किसी ने कुछ ये नहीं कहा कि तू विधायक जी के खिलाफ हो रहा तो तेरा ये कर देंगे। तो आखिरकार वो गुंडागर्दी कहाँ चल रही है, मेरे को तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। आपको मतलब ये चीज़ें हैं, ये पॉलिटिक्स चीज़ें हैं, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए ये चीज़ें चलाई गई है। जितना विरोध मैंने किया है उतना सहज ही शायद किसी और ने किया होगा मेरे संगठन से, और जहाँ तक मेरी जो टीम है। लेकिन विरोध भी किया है, विरोध के बाद उन्होंने मेरा काम भी किया है। और एक चीज़ ये और बताऊँ, जब जब मैंने उनका विरोध किया तब तब उन्होंने मेरे को प्यार से पुकारा है, तब गुंडागर्दी हो कहाँ से रही है। कहने का मतलब है कि आप विधायक जी के गुणगान करने के लिए ही अब तैयार है, बिल्कुल पूरी तरह। देखो, गुणगान की बात ऐसी है, चाहे जीते विक्रम या जीते राजकुमार, मेरा काम जो पहले सड़कों पर संघर्ष करने का था वही काम आगे रहेगा। अन्याय के खिलाफ खुलकर लड़ूंगा, सही के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जो व्यक्ति मतलब इतना प्यार लोगों को करता है, जो व्यक्ति इतना प्यार लोगों को करता है कि किसी के खिलाफ जाने के बावजूद भी वो उसे अपना मानता है, मेरा मन नहीं करता कि किसी और जगह पर फिर मैं जाऊँ। क्योंकि हमारी पार्टियां भी 2 खड़ी है, एक एएसपी आरएलपी दोनों गठबंधन से खड़ी है, एक बीएसपी खड़ी है। हमारे पास ऑप्शन क्या, कहाँ जाएं? बीएसपी के पास चले गए तो एसपी वाले कहेंगे हमारे पास नहीं है, एसपी वाले के पास चले गए तो बीएसपी वाले कहेंगे हमारे पास। अगर दोनों पार्टियों में एक पार्टी खड़ी होती तब मैं खुलकर उनके साथ जाता। लेकिन आज बात रही समाज के अंदर ही फूट डालने की, तो वो दोनों पार्टियां आज समाज के अंदर फूट डाल रही है, कौन सी तरफ जाएं? इसलिए मेरा एक मन कहता है कि जो व्यक्ति कभी मेरे से बदले की भावना नहीं रखा, आज उस व्यक्ति को मैं अपना वोट देना चाहिए। अभी लास्ट में जो बड़ा मुद्दा था सीमेंट फैक्ट्री वाला, उसमें बेरोजगारी को लेकर लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, या उनको ज़मीन का जो मुआवजा है वो सही नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही आचार संहिता हटती है और वो सेटलमेंट हो जाता है, मामला दफा दफा हो जाता है, उसको मामले को आप किस रूप में देखो, सीमेंट फैक्ट्री की बात है। सीमेंट फैक्ट्री में लगभग 800 850 लोग लगे हुए हैं, मजदूर हैं और अपने लोकल के ही हैं। अब मैंने 2-4 लोगों को मैंने पूछा भी है और वो वहाँ पर काम भी कर रहे हैं, लोकल के ही हैं, मेरे को जानते हैं और मैं भी बेकायदा उनको जानता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन वो मजदूर सामने क्यों नहीं आ रहे? वो मजदूर है कहाँ के? भाई यहीं के लोकल के ही हैं। और बात रही मुआवजा की, तो मुआवजा तो देखो उन्होंने अपना हस्ताक्षर किए हैं कि मैं कितने रुपए में अपनी ज़मीन बेच रहा हूँ, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। आपकी ज़मीन है कोई नहीं, अभी जो आचार संहिता लगते ही सेटलमेंट कैसे होता है, इसका क्या कारण था? देखो, वो विरोधी है, विरोधियों का काम है। वो तो इतने दिन भी बैठे थे धरने पे, और आचार संहिता से मतलब जो ये आचार संहिता लगी है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो लास्ट तक भी बैठते रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि एमएलए है, इनका जो क्रेज है लोगों के दिलों में है, लोगों के दिलों में राज करता है, ये चुनाव जीत कर निकालेगा पक्का। आज मैं आपको डेफिनेटली आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, राजकुमार जी शर्मा 30,000 प्लस की लीड लेकर ये चुनाव निकाल कर ले जाएंगे। वो तो 70,000 बता रहे हैं। मैं 30,000 प्लस में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मेरा जो मन है, आप कह रहे हो कि लोगों की भावना ये हो रही है कि आमने सामने की टक्कर है। आमने सामने की टक्कर बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफा चुनाव होगा, जिनके जो चश्मा चढ़ा हुआ है वो चश्मा उतार कर रख दो। जिनके जो चश्मा चढ़ा हुआ है कि विधायक इस बार हार जाएगा, बिल्कुल नहीं हारेगा।
लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है, लोगों के दिलों में वो राज करते हैं। जो उनकी आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ है वो चश्मा उतारो और अपना अलमारी में रख दो, और फिर चुनाव जीतने के बाद जो चश्मे के जो ग्लास है ना वो एक बार चेक करवा कर डॉक्टर से फिर नए लगवा लो, ताकि उनको पता लगने लग जाए कि चुनाव की स्थिति क्या रहती है। कहने का मतलब है कि विजयपाल मलोवा पूर्ण बहुमत के साथ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के साथ। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, चाहे मैं मतलब चाहे जीते कोई भी, लेकिन मेरा जो काम है वो पहले संघर्ष का था, आगे भी संघर्ष का रहेगा। चुनाव है, चुनाव में देखो अपना मत है। बाबा साहब ने कहा था कि अपना मत उस जगह डालो जो आपका हो, आपका हितैषी हो, और अपने पास सबसे बड़ा हथियार है मत का हथियार है। मत के बाद कलम का हथियार है शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि सत्ता किसी की भी आए, विजयपाल मलोवा हमेशा हथियार लेके रोड पे तैयार रहेगा। हथियार तलवार लेकर नहीं, अपनी कलम के सहारे जो मैं करता हूँ वो सही रहता है। झंडा और डंडा हमेशा मेरे हाथ में वही रहेगा जो संघर्ष का था। लेकिन बात रही चुनाव की, तो चुनाव में सबसे पहले उसे समर्थन करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए जो एक तो व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हो, एक आपका नाम जानता हो, एक कभी आपके प्रति गलत भावना नहीं रखता हो। मैंने कहा कि मेरे ऊपर 6 मुकदमे लगे हैं। नवलगढ़ की राजनीति में मेरे ऊपर 4 से 5 मुकदमे हैं, उनमें से 5 मुकदमे हैं, 6 में से एक मुकदमा इतना बड़ा भी था, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का, सोहरे दिए बिगाड़ने का। लेकिन फिर भी मैंने कानून के सहारे से उस मामले में जो 6 मुकदमे हैं वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अभी मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। लेकिन बाद में बताऊं कि संघर्ष मैंने पहले भी किया, आज भी किया हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन आज जब चुनाव की बात आ जाती है तो चुनाव में अपना मत खराब नहीं करना चाहिए, वोट देना चाहिए। दो किसको, सोच समझ कर दो। ये समय 5 साल से आता है, 5 साल से एक त्यौहार आता है और इसमें सत्य को चुनना चाहिए। ये नहीं है आपको कोई शराब पिला रहा है, आपको कोई चिकन खिला रहा है, आपको कोई पैसे दे रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैंने एक चीज़ देखी है, जो राजकुमार शर्मा की जो कार्यकर्ता है, मैंने राजकुमार शर्मा के कार्यकर्ताओं को कभी भी दारू पिलाते हुए, दारू बांटते हुए नहीं देखा। सबसे बड़ी बात आपके सामने थोड़ी करेंगे, राजनीति में करीब करीब सभी लोग करते हैं। देखो, मेरे सामने आज तक ऐसी कोई न खबर आई है, ना कोई पोस्ट आई है, और न ही मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं बोल रहा हूँ चुनाव निकल जाने दो, फिर से राजकुमार शर्मा का विरोध करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो गलत काम करेंगे तो सही करेंगे तो साथ में हूँ उनके। लेकिन ये थे हमारे साथ विजयपाल मलोवा। इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में हमने जाना, राजनीति के बारे में इनकी क्या रुचि है वो भी हमने जानने की कोशिश की। अच्छा, ये सब बताइए कि अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। देखो, मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और मैंने 12 क्लास तक के पढ़ाई की है। 12वीं के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। क्या कारण? कारण गरीबी थी। गरीबी के बाद मैंने अपना खुद का काम भी स्टार्ट किया। मैं डेकोरेशन का काम करता हूँ, सजावट डेकोरेशन होता है उसका मैं काम करता हूँ। उनसे मेरे परिवार की धीरे धीरे स्थिति धीरे धीरे उभर कर आई। मेरे पिताजी भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, मेरा भाई भी काम करता है, वो मजदूरी का काम करते हैं और मेरा भी एक तरह यह मजदूरी का ही मानो जो डेकोरेशन का काम है। इसके अलावा मैं LIC से एजेंट भी हूँ। मैंने अपना खुद का कोड ले रखा है। अपनी खुद की ज़िंदगी संवारने के लिए मैं अपने पैसों का इस्तेमाल करता हूँ। अभी आगे क्या लक्ष्य है? देखो, आगे लक्ष्य मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। मेरा मकसद है लोगों की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना। आज तक मैंने अगर किसी की भी कोई सेवा की है, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आज तक कभी किसी की भी कोई सेवा की है, चाहे वो ब्लड से संबंधित हो या किसी कोर्ट कचहरी से या फिर कोई और मामले से, कभी मैंने किसी को यह नहीं कहा कि मैंने आपकी मदद की तो आप मेरे को 1 रुपया या पैसा दो। कहा है कि मैं अपना खुद का काम करता हूँ, डेकोरेशन का काम करता हूँ, LIC का एजेंट हूँ। मेरे पास जो रुपये आते हैं उनसे मैं अपना गुजारा करता हूँ, मैं खुद का गुजारा करता हूँ। मैं कोई किसी बिरला का भांजा नहीं हूँ मैं। और बात रही भांजे की, देखो अब बात ही आ गई, चलो मैं बता दूँ। राजकुमार जी शर्मा है, वो मेरे ननिहाल के हैं।
परशुरामपुरा मेरा ननिहाल है, मेरे घर से उनका अच्छा रिलेटिव है। लोग मेरे को बोलते हैं कि आप राजकुमार जी को मामा क्यों बोलते हो। काफ़ी चर्चा में चल रहा है ये विषय भी, आपके मामा जी। हाँ बिल्कुल भाई, परशुरामपुरा में जाता हूँ तो उनको मैं मामा जी बोलता हूँ, वो बाहर आते हैं तो मैं भाई साहब बोलता हूँ उनको। क्योंकि देखो वोट अपनी जगह है, मैं जब इनके खिलाफ था तभी मैं उनको मामा जी बोलता था, क्योंकि रिश्ता एक परिवार से जुड़ता है। और राजकुमार शर्मा, मैं उनको इसीलिए मैं सपोर्ट करने के लिए मैं सामने आया हूँ कि राजकुमार शर्मा वो शख्स है जो परिवार से जुड़ते हैं, हर एक व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, इन लोगों को आप एक चेहरा दिखा दो, 2 बार मिला दो, 4 बार मिला दो, 5 बार मिला दो, और फिर 6ठी बार मिलाने ले जाओ, अगर उस चेहरे का ये नाम भी बता दें तो मैं नौलगढ़ की राजनीति छोड़ दूंगा। राजकुमार शर्मा वो शख्स है, 2 या 3 बार किसी को देख लें तो उससे नाम से पुकारते हैं। जैसे आपको 2 या 3 बार देख लिए शुरुआत में, अगली बार जाओगे तो आपको कहोगे सुभाष जी आ जाओ। वो शख्स हैं, इसीलिए ये लोगों के दिलों में राज करते हैं। और बात रही विकास कार्यों की, तो विकास कार्यों में देखो, जो गांव के अंदर जो काम चल रहा है वो तो चल रहा है। मैंने आपको बताया है, जिला अस्पताल में मैंने संघर्ष किया, उन्होंने काम दिया। गांव के अंदर सीवरेज का किया, उधर फिर सड़कों का किया, सड़कों के बाद सामुदायिक भवन का किया, और भी 2-4 काम और भी हैं। सड़कों की बात करें तो नवलगढ़ में जितनी भी सड़कें हैं करीब करीब सभी को तोड़ा हुआ है। ऐसे हालात में आप सड़कों का जाल कैसे बता सकते हैं? देखो कुछ मिस्टेक हो जाती है। वो देखो राजकुमार जी शर्मा है, वो तो सड़क बिछाते नहीं है। बिछाते कौन है? टेंडर दिया जाता है पीडब्ल्यूडी को, एक्शन जेएन, ये काम करते हैं। उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है या फिर कहीं नालियाँ मतलब सही नहीं होती है, तो उनको दोबारा से तोड़ना पड़ता है। अब जैसे बात कही कि मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी को कोई टारगेट कर लेगा मुख्यमंत्री जी को, तो कि मुख्यमंत्री जी को मतलब ये काम नहीं किया। भाई नौलगढ़ का कोई भी मामला ले लो, उसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को टारगेट कर, अरे भाई मुख्यमंत्री जी थोड़ा ना कर रहे हैं काम तो उनकी टीम कर रही है। तो जो मतलब कि जो नेगेटिव जो जाती है ना, वो ऊपर जो बड़ा जो नेता होता है उससे फिर थोपी जाती है। जबकि बात रही रोडों की, तो रोडों में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई मिस्टेक आ जाती है और उसे वापस रिपेयर करनी पड़ती है। ये चीज़ भी सत्य आपको माननी पड़ेगी, आपको दिखानी भी पड़ेगी कि जहाँ नौलगढ़ में जो सड़कों का जो आज जाल बिछा है, इतनी सड़कें और कहीं नहीं बनी। और जितना जो विकास आज नौलगढ़ में देखने को मिल रहा है, बाकी तहसील में मैं हर जगह घूमता हूँ, इतना चर्चा, इतना। एक चीज़ जो मैं 2-3 तहसीलों में गया, वहाँ पे कहा कि अगर विकास की अगर भावना देखनी है और विकास देखना तो आप नौलगढ़ जाओ। चाहे मैं उस समय मैं विधायक जी के खिलाफ था, लेकिन गर्व से मेरा भी सीना चौड़ा हो गया था कि हाँ मेरे नौलगढ़ का नाम तो आ रहा है, कहीं जिक्र तो हो रहा है। नवलगढ़ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो नौलगढ़ की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो वोट, अपना जो मत है, वो उसी को दो जो एक तो आपको रूबरू होकर आपसे मिलने आता है, आपको पहचानता है, आपके काम किए हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने आपका एहसान किया है, जिनके सर पे किसी का एहसान है, किसी भी नेता का, उससे वोट दो, उससे भूलो मत। अगर विधायक जी ने आपके काम किए तो विधायक जी को दो, राजकुमार जी ने आपके काम किए राजकुमार जी को दो, और विक्रम जी ने आपके काम किए तो उनको दो। मैं तो किसी को ये नहीं कह रहा, लेकिन जिसके काम किए हैं उससे वोट देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विजयपाल मलोआ। कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें चर्चा का विषय रही। ज़्यादातर निकल के ये आया कि विधायक जी को इनका पूरा फुल समर्थन है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं, अगर अब आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।